चलो शांत हो जाओ। देखिए हाई स्कूल की क्लास में आज हम आपको बताते हैं द्विघात जो टॉपिक होगा उससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सभी, द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सभी, और उन सभी टॉपिकों पर चर्चा करते हैं और आज की क्लास में वो सभी क्लियर होंगे। देखिए द्विघात समीकरण सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए किसे कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 द्विघात समीकरण कहते। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। त्रिघात समीकरण भी किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 3 हो तो कहलाएगा त्रिघात समीकरण। तो फिर हाई स्कूल में आपको द्विघात समीकरण ही पढ़ना है। द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, ये बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। तो हमने कहा ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 द्विघात समीकरण होता है। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? मूल को ही शून्य कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? 2। चलिए द्विघात समीकरण, और इसमें सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि मूल और शून्य दोनों एक ही है। एनसीईआरटी की बुक जिसे शून्यक लिखती है उसे ही दूसरे प्रकाशन वाले मूल भी लिख देते हैं, क्योंकि इसके पहले जब एनसीईआरटी नहीं चलती थी मूल ही इसे कहा जाता था। तो आप जान लो मूल और शून्यक दोनों एक ही है। द्विघात का जो मानक समीकरण होता है, द्विघात का जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं तो दिए हो तो ठीक है, नहीं अगर तुम्हें मूल ज्ञात करना है तो पहला मूल अल्फा और दूसरा बीटा मान लिया जाता है। ऐसा नहीं कि दूसरी चीज मान लेंगे तो गलत है, अधिकांशतः यही माना जाता है। तो इसका मूल पहला अगर अल्फा मान लें हम और दूसरा बीटा मान लें, माना पहला मूल अल्फा तथा दूसरा मूल बीटा है, तब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होता है? चिन्ह ना याद रहे तो हम याद करने के लिए तुम्हें बता रहे हैं, ये कोई नियम नहीं है कि प्लस माइनस प्लस, मूलों का योगफल माइनस b/a, गुणनफल प्लस का c/a। द्विघात समीकरण है, इसमें आप आराम से याद रखते हैं। जब कभी बात आ जाएगी त्रिघात समीकरण की तब तुम्हें दिक्कत होती है। देखिए केवल इसी के लिए नहीं है, चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे त्रिघात हो और चाहे चतुर्घात समीकरण हो। जैसे कि हम त्रिघात का तुम्हें दिखाते हैं। त्रिघात का मानक समीकरण क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, c क्या है? अचर पद। ऐसे इस त्रिघात समीकरण में बात करें हम तो a क्या है? x क्यूब का गुणांक, b क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, c क्या है? x का गुणांक, और d क्या है? अचर पद। ये आता नहीं है लेकिन इसको भी हम तुम्हें सिखा दे रहे हैं। तो त्रिघात समीकरण इसके कितने मूल होंगे? 3, अल्फा बीटा और गामा। तो देखिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस, मूलों का योगफल -b/a। मूलों का योगफल क्या हो गया? -b/a। चिन्ह अब तुम्हें याद नहीं करना क्या होगा, वहां से देखो। फिर इसके बाद होगा 2 मूलों के गुणनफल का योगफल, 2 मूलों के गुणनफल का योगफल। तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर प्लस माइनस फिर प्लस c/a। ये वाला पद होता है वो सब बैठे होता है। ये था मूलों का योगफल, ये है 2 मूलों के गुणनफल का योगफल। अब होगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान, चिन्ह अब रटना नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस ऐसे ही अल्टरनेट में चलते रहते हैं। फिलहाल इसका काम तो मैं आगे बहुत जगह पढ़ सकता है, पहले तो हाई स्कूल में भी था, है क्या द्विघात समीकरण? नहीं है ना, बहुपद में है। चलिए बहुपद का औपद जो हट गया है कोर्स, तो जिंदगी से तुम्हारे नहीं हटेगा। क्या है, स्कूल पास होने से और काम चल जाएगा। चलिए इससे संबंधित सवाल देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न यहां से बन जाते हैं। देखिए जैसे लिखा हो, उदाहरण इससे देख लेते हैं जो हमने बताया। लिखा होगा द्विघात समीकरण 3x² - 7x धन 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। या कोई एक प्रश्न पूछ लेगा कि मूलों का योग होगा, मूलों का योग होगा और क्या दिया होगा, 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें तुम्हें छांटना होगा कि मूलों का योग क्या है, या मूलों का योग गुणन दोनों पूछेगा। ठीक, तो देखिए कैसे इसके मूलों का योग ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3x² - 7x धन 5 बराबर 0 की तुलना द्विघात के मानक समीकरण क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर ax² और 3x², x² से x² कट जाएगा, a बराबर 3, bx बराबर -7x, तो b बराबर -7, c बराबर। अब इसमें हमें मानना जरूरी नहीं कि मूल अल्फा और बीटा माने, कम मानना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक द्विघात समीकरण दिया होता है और उसका एक मूल दिया होता है, दूसरा मूल पूछता है, तो यानी अल्फा बराबर लिख देते हैं पहले मूल को और बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो वहां से बीटा का इसमें सीधे हम लिख सकते हैं मूलों का योगफल। चाहो तो लिख दो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल। क्या होता है मूलों का योगफल? अल्फा प्लस बीटा लिख दो, चाहे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान, तो माइनस और b का मान -7 बटे a का मान 3, माइनस क्या हो गया, तो मूलों का योगफल कितना आ गया, 7/3। बताओ कुछ दिक्कत? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान e। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान 5 बटे a का मान 3, 5/3 हो गया। ठीक, अब इसी सवाल से हम और आगे बनाते हैं, क्या बन सकता है। देखिए सवाल ऐसा लिखा होगा कि समीकरण 3x² - 7x धन 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। सवाल में कहेगा समीकरण 3x² - 7x प्लस 5 बराबर 0, ये जो सवाल था ये हमने कर दिया। अब दूसरा उदाहरण समझ बनाते हैं कि मूल अल्फा और बीटा है, इसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। तो फर्स्ट नंबर अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा कह सकता है, फर्स्ट नंबर में कह दे अल्फा² प्लस बीटा² का मान, और सेकंड नंबर में कह दे अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना ही होगा, तो इतना करेंगे फिर से। ठीक, हमने कर रखा इसीलिए हमने दूसरा उदाहरण नहीं लिया कि इतना इसका निकाल चुके हैं हम। नहीं समझ पा रहे हो क्या? समझ गए ना? यानी इतना इसे हल कर लाओगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लाओगे कि नहीं निकाल लाओगे? अब आते हैं फर्स्ट नंबर को हल करते हैं। देखिए अल्फा² प्लस बीटा² का मान हमें चाहिए बेटा,
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए हमें। मान का एगा ज्ञात है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। तो इसको उसी तरीके से तोड़ लेते हैं। इसको हम लिख देंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो खोलो क्या आएगा, आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमने यहां पर बराबर का चिन्ह बना रखा है, लेकिन हमने प्लस का 2 अल्फा बीटा ज्यादा लिख दिया, तो हम कर दें -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। अब इसको हल करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कट जाएगा। जो लिखा तो वही लिखा है कि नहीं लिखा है? चलिए अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा का मान ये देखो 7/3 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान 5/3। चलिए 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 -5 दूनी 10/3। ऐसा तो नहीं होगा कि 9 से 9 कट जाए, कटिएगा। अच्छा हमने सोचा नई गणित से खोजी हो। अब 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 9 में 9 का भाग दो, एक बार जाएगा। 1 गुणते 49, 49 माइनस 3 का भाग दो 9, जितनी बार जाए उसका गुणा अंश में करते हैं। कितना हो गया? 30। तो बेटा कितना हो गया? 19/9। ये इसका हल हो गया। बाउंस हो गया क्या? आ गया समझ में? चलिए सेकंड पार्ट इधर ऊपर हल करते हैं हम। सेकंड पार्ट में कह रहा है बेटा कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान याद करो। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा। अब बीटा का भाग दो, यानी डिनोमिनेटर का भाग एलसीएम में दिया जाता है, हर का भाग एलसीएम में दिया जाता है। तो बीटा से बीटा कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? जितनी बार जाए उसका गुणा कहां पर करते हैं? तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बार बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान इस सवाल में निकाल चुके हो, तो सीधे रख सकते हो। लेकिन ये पार्ट ना होता, अगर सीधे इसी को करना होता तो फिर उसे बनाते। अरे ये पार्ट ना दिया होता, सीधे कहता है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान याद करो, तो तुम्हें पहले पता होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो इसे लिखते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यहां पर तो हम सीधे मान रख सकते हैं जब इसी सवाल का है। तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने चुकेगा 19/9 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये पार्ट ना होता, ये सीधे करना होता, तो इसको पहले क्या लिखते? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ऐसे मान रख के हल करते। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए? इसमें सीधे रख दे हम, क्योंकि फिर भी इसे निकालेंगे। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो गया? 19/9 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान 5/3। बाहर का गुणा होगा और अंदर का गुणा होगा, तो हो जाएगा 19 गुणते 3 बटे 5 गुणते 9, 3 त्रिका 9, तो 19/5 ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम बात करते हैं कि यदि मूल दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है। कि मूल दिया हो और कहते द्विघात समीकरण बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? चलिए दूसरा टॉपिक होगा, यदि मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना। मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना। लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और कोष्ठबंध यक्स यानी इंटू यक्स जिसको कहते हैं, प्लस मूलों का
गुणनफल बराबर 0। ये एक मार्कर बहुत सही चल रहा था, कहाँ खो गया। देखिए इसे अगर मूल अल्फा बीटा मान लो कि मूल एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग फल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए उदाहरण इसका लेते हैं। एक द्विघात समीकरण के मूल कौन ना चाट रहा है -5 और 3 है। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्य धरा उठाई चल रही है पीछे अनुसार में कौन भैया छिल जाओ पढ़ा रहे जो मन नहीं लाग रहो 4 से 5वां नंबर ना आया और फिर में इंटरेस्ट हुई तो हाँ वो नहीं रहे तो सिधाई का ना जाए फायदा उठा रहे। तो देखिए अगर चाहे तो हम लिख दें कि पहले मूल को क्या कहेंगे अल्फा और दूसरे मूल को बीटा, नहीं तो सीधे जिसे हिंदी में लिखा है उससे बना दें हम। ठीक, तो देखिए द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, चाहे तो लिख दो ऐसे ही। पहला मूल कितना है अल्फा मान लो पहले मूल को -5, दूसरा मूल बीटा बराबर 3। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -5 प्लस बीटा का मान 3 एक्स प्लस अल्फा का मान -5 बीटा का मान 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -5 और प्लस का 3 माइनस का 2 एक्स प्लस माइनस होगा -5 15 एक्स स्क्वायर माइनस होगा प्लस 2 एक्स -15 बराबर 0। जितना ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तभी आप पूरे नंबर गणित में ला पाएंगे। सब कुछ सूत्र आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कैलकुलेशन आप सही से नहीं करते, अपने मन से चिन्ह का गुणा कराने में गलत कर दिया अगर समझ लो चले गए काम से। इसलिए बहुत ही ज्यादा एकाग्र होने की जरूरत है 99 और 100 लाने के लिए। और अगर जीना इसे चाहते होगी 90 92 तो इसे आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाएंगे। 30 में 30 तुम्हारे बने रखे हैं नहीं रखे, इसीलिए फीस देते हो इतने स्कूल वालों। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, यानी कोई भी क्या नहीं हुआ, कोई भी द्विघात समीकरण के मूल दिए हो तो द्विघात समीकरण बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। अब हम बताते हैं तुम्हें द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना, जिसे कहते हैं डिस्क्रीमेंट, और इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। बात की जाती है जब कहेगी विविक्त कर। देखिए विविक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र होता है विविक्त कर का। चलिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। समीकरण 2x स्क्वायर धन 7x माइनस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। हल में आते हैं, लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 7x
-3 इक्वल टू 0 की तुलना कैसे द्विघात के मानक समीकरण, द्विघात के मानक समीकरण क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। चलिए a का मान बेटा कितना है 2, b का मान 7, c का मान -3। अब लिखेंगे विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान -3। तो 7 का स्क्वायर माइनस माइनस से गुणा प्लस 4 दूनी 8 तिरका 24 जोड़ दो 9 और 4 13, 4 2 6 1 7 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब तुम्हें हम बताते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करना कि कोई द्विघात समीकरण दिया होगा, वो विकल्पी प्रश्नों का हो, 4 विकल्प दिए हों तो उसमें कौन सा सही होगा, कैसे पहचानेंगे? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको बताया जाएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। अब क्या हेडिंग पड़ेगी? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। देखिए मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। मूलों की प्रकृति पहले 4 पॉइंट लिखते हैं, फिर उनको हम समझाते हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो, ठीक। ये b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? d। तो हम चाहे b स्क्वायर माइनस 4ac ना लिखकर यहाँ पर क्या लिख दें? d लिख दें। क्या लिख दें? d। चलिए सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग न हो। थर्ड नंबर, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखा हुआ, उसमें लिखाई पड़ रहा है साफ कि नहीं? चौथा देखिए, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन कब कहते हैं और ग्रेटर देन कब कहते हैं जानते होगे, इतने छोटे नहीं हो, लेकिन बिल्कुल बेवकूफ टाइप के हो तो जब तुम्हारी तरफ देखता हो तो ग्रेटर देन और तुम्हारी तरफ ना देखता हो तो लेस देन। अभी भी मुझे ना समझ पाओ तो तुम्हारी तरफ थूथुन हो अगर तो ग्रेटर देन और पूछ हो तो लेस देन। अब नहीं समझे पाओ तो घरे बैठो। अगर तुम्हारी तरफ देख रहा हो तो क्या होगा? ग्रेटर देन, और तुम्हारी तरफ ना देख रहा हो तो लेस देन। चलिए आते हैं अब। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो, हम पूर्ण वर्ग समझाते हैं किसे कहते हैं। ऐसी संख्या देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो 0 से बड़ा क्या होता है? सभी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक की सभी संख्याएं, प्लस इन्फिनाइट तक की सभी संख्याएं 0 से बड़ी होंगी। लेकिन कह रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो। ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता है, जैसे 1 का वर्गमूल 1 तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 2 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा क्या? दशमलव में निकलेगा। 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं है। 4 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 2। तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या हुई? 4। 5 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा क्या? तो 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 6 है क्या? नहीं है। 7 है क्या? 8 है क्या? 9 है। 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? अब समझ गए पूर्ण वर्ग का मतलब। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तो
मूल वास्तविक परिमेय और असमान होते हैं और असमान होते हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अधिकांशतः टीचर ऐसे होते हैं कि वो 3 पॉइंट बताते हैं केवल। ठीक, तो इस चीज को भी समझना जरूरी है क्योंकि बहुत अंदर तक जाएगा फिर दिक्कत कर देगा तुम्हें। 2 विकल्प सेम मिला देगा और फिर तुम वहां फंस जाओगे। अंतर केवल कितना आएगा, परिमेय और अपरिमेय में। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल पूर्ण वर्ग ना होगा मतलब समझ गए, जैसे कि 2 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 17 हो, समझ गए। तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक अपरिमेय और असमान होते हैं, असमान होते हैं। समझ गए। विविध कर का मान लो निकला है कितना, 7 निकला है। अगर एक सवाल दिया है उसमें विविध कर आपने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac 7 निकला है और 4 विकल्प दिए हैं। उसमें एक विकल्प में ये लिखा है, एक में ये लिखा है, 2 में दूसरा कुछ लिखा है। तो अब तुमको नहीं बताया गया दोनों पॉइंट अलग अलग, तो कैसे पहचान पाओगे वास्तविक पॉइंट कौन सा है? पहचान जाओगे क्या? एक में लिखा है वास्तविक परिमेय और असमान और एक विकल्प में लिखा होगा वास्तविक अपरिमेय और असमान, और 7 इसका मान आया है तो कौन से विकल्प को सही करेंगे? वास्तविक अपरिमेय और असमान। समझे? जब परिमेय अपरिमेय ना दिया होगा तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान वाले को सही कर देंगे। नहीं समझ पाए? इस पॉइंट का महत्व तो अभी तक भी नहीं जान पाए क्या? नहीं जान पाए तो घास छीलो। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान, जिसको कहते हैं बराबर, जिसको कहते हैं इक्वल टू होते हैं। विविध कर का मान अगर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। जब देखिए वहां पर सवाल हल किया होगा तो एक चीज आपने देखी होगी कि लिखा होगा कि मूल वास्तविक हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा लिखा जाता है समीकरण kx स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक होने का प्रतिबंध क्या लगाया जाता है जानते हो? मूल वास्तविक इसमें भी है और इन दोनों में भी है। तो जब वास्तविक केवल कहे, वास्तविक एवं समान ना कहे, केवल क्या कहे? वास्तविक, तब लगाना चाहिए प्रतिबंध बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मूल वास्तविक होते हैं जब विविध कर का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर कह दे के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल वास्तविक एवं समान है तो फिर ये लगाएंगे। कह दे मूल वास्तविक एवं समान है तो मूल वास्तविक एवं समान कौन है माने? केवल कहे मूल वास्तविक है तो मूल वास्तविक भाई साहब इसमें भी है दोनों में और इसमें भी है, तब लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इन सब चीजों को जब गहराई से समझोगे तभी नंबर आएंगे पूरे में पूरे, बाकी रट्टा मार के सीखोगे कुछ नहीं होगा। हमने क्या कहा, जब कहे केवल वास्तविक है मूल तो के का मान याद कीजिए, तो कौन सा प्रतिबंध लगाओगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा गुजर रहा है कि मूल वास्तविक कब होते हैं? केवल वास्तविक की बात करें तो मूल वास्तविक जब विविध कर का मान 0 से बड़ा हो तब भी होते हैं और 0 हो तब भी होते हैं। लेकिन वास्तविक एवं समान कह दे अगर तब फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाएंगे। नहीं क्लियर हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो सभी ऋणात्मक संख्याएं बेटा 0 से छोटी होती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। तो जैसे -1, -2,
-3 यानी माइनस इन्फिनाइट तक माइनस में कुछ आ जाए तो मूल होते हैं अधिकल्पित, या उन्हीं को कहा जाता है काल्पनिक। काल्पनिक। कुछ बात समझ में आई कि ना आई? इसके सभी पॉइंट क्लियर हुए? इसका एक उदाहरण भी लेते हैं हम। कह दे समीकरण 5x² और -2x धन 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है, के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा कैसे हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण, हल में समीकरण पूरा लिखना है तुम्हें। वहां कुछ इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, लिखते रहो खूब, लेकिन वहां तुम्हें नंबर लेना है तो नंबर लो खूब। टाइम बहुत देर रहता है, 3 घंटे का टाइम बहुत होता है। पेपर आता है तुम्हें तो 2-2.25 घंटे में पेपर बहुत आसानी से हो जाता है पूरा, किसी विषय का हो। और हाई स्कूल में तो बहुत है, इंटर में तो मान सकते हैं कि 2.5 घंटे के ऊपर मैथ का पहुंच सकता है, 2.25 घंटा तक। हाई स्कूल में कुछ दम नहीं होती है, समझ रहे हो? बिल्कुल। इंग्लिश का पेपर तो इतना सड़ियल टाइप होता है कि 5 कभी उसमें कापी भरती ही नहीं, यहाँ आधी कापी नहीं भरती है इंग्लिश के पेपर में। गणित में तो मान लो पढ़ने वाले जो है हाई स्कूल में भी 4-4, 5-5 कापी भर देते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि नंबर चाहे उनके 33 में 70 में, लेकिन कम से कम वहां भौकाल टाइट रखते हैं सेंटर में। जैसे कि हमारे स्कूल में रखे हैं 4-5 कापी भर देते हैं, तो सब चाहे जाते हैं कोमा में कि अरे क्या बात है, तुरंत बताते हैं यार तुम्हारे स्कूल का लड़का आज मैथ की पेपर में 6 कापी भरो, अधिकतर लड़का 6 लीन है। समझ रहे हो उत्कर्ष बाबू? तो ऐसा नहीं करना तुम्हें कि पहली कापी ना भरी हो, अन्य कापी ले रहा हो। अरे वो मुझे लिखाओ तब कापी ले। तो समीकरण 5x² - 2x धन 3 बराबर 0 की तुलना किससे? द्विघात, शीशा लेदन न करो, द्विघात जैसे लिखो जाते इसे लिख लो, द्विघात के मानक समीकरण। क्या है द्विघात का मानक समीकरण? हम पूरा लिख जान नहीं कहा, तुम ज्ञान बांट रहे हो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 5, b बराबर -2, c बराबर 3। चलिए अब इसके नीचे यहाँ जो हल करेंगे वो हम यहाँ पर किए दे रहे हैं। आप ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, नहीं इसका परिणाम भुगतेंगे। हमें जो कुछ भुगतना था भुगत रहे हैं। विविक्त कर, विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। तो b का मान बोलो बेटा कितना है? -2 का स्क्वायर -4a का मान 5 और c का मान 3 -2 का स्क्वायर प्लस का 4 -5 चौको 20 23 60 माइनस का 60 और प्लस का 4 माइनस का 56। तो जो d का b² - 4ac का मान आया वो क्या आया है? 0 से छोटा आया, यानी b² - 4ac का मान 0 से छोटा है। तो मूल इसके कैसे होंगे? अधिकल्पित होंगे या काल्पनिक होंगे। मान लो ac का मान निकल आया होता प्लस का 15, प्लस का 15, तो मूल कैसे होते? वास्तविक, अपरिमेय और असमान होते। मान लो इसी का मान हल करने में 0 निकल आया होता तो मूल वास्तविक और बराबर होते। सभी चीजें क्लियर हुई? तो इतनी चीजें अगर क्लियर हुई तो कम से कम 2 या 3 नंबर 70 नंबर में तुम्हारे पक्के हो गए। अगर क्लियर हो गए तो, डाउट में हो तो अभी बताओ, जिंदगी भर डाउट में ही रहोगे। इतनी चीजें बताई गई, इसमें कुछ ना आया हो, कम आया हो, बिल्कुल ना आया हो तो वो बात बताइए, तो हम बता सकते हैं। सभी चीजें क्लियर हो गई बिल्कुल? तो जितने सूत्र हमने बताए हैं उसको अपनी याददाश्त के अनुसार पूरे लिख डालिए। तुम्हारी याददाश्त क्या है?